गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख ही रहा होगा, यहाँ पे जो हॉकी की जैसे स्टिक बनी हुई है और इनके बीच में जो है वो है, ये दिख रहा है आपको जहाँ पे एरो बना रखा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नली है जिससे कि वायु अंदर की तरफ आती है, ये है सांस नली। और नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये जो यू शेप में जो बना हुआ है, यह है डायफ्राम के नीचे की ओर की गति। यानी डायफ्राम जो है वो किस तरह से ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करता है, ये मैंने आपको पहले भी एक एक्टिविटी के थ्रू बता दिया था। यहाँ पे हॉकी जैसी स्टिक आपको दिख रही हैं, ये हैं पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हुई पसलियाँ, और ये फेफड़ों को दर्शा रहे हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे देखिए, अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। जो हम जब हम सांस बाहर लेते हैं, सांस लेते हैं या बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, तो हमारी जो है फेफड़ों के अंदर ये जो गति होती है, डायफ्राम की होने वाली जो गति है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। जो सीने का ये वाला जो हिस्सा है, दोनों हाथों से छू कर देखें, जो डायफ्राम जहाँ पे दर्शा रखा है, यहाँ जब आप सांस लेते हैं तो किस तरह की प्रक्रिया होती है, और जब सांस आप छोड़ते हैं बाहर तो किस तरह की प्रक्रिया होती है, जो होने वाली गति है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। अपनी हथेली को उदर पर रखिए और अंदर की गति को अनुभव कीजिए, आप क्या पाते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक विशेष चीज़ और दे रखी है। धूम्रपान जो है वो फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है, और धूम्रपान करने से कैंसर से भी इसका जो संबंध है वो कैंसर से भी है। इससे अवश्य बचना चाहिए, धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। फेफड़े जो हैं हमारी श्वसन क्रिया से प्रभावित होती है, फेफड़े जो हैं वो खराब होते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो श्वसन गुहा का जो अमाप है उसमें परिवर्तन आता है। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने का सबसे अधिक भाग जो है वो फुला सकता है या सकती है। क्यों ना आप इस एक्टिविटी को कक्षा में करके भी देखें। देखो, जब हम यहाँ पे आपको दिख रहा है तो दूसरा डायग्राम है, उच्छ्वसन दिखा रखा है यहाँ पे। पहले हमने देखा था निश्वसन या अंतःश्वसन। यहाँ पे ये जो गतिविधि आपको दिख रही है इसमें अंतःश्वसन है। इसमें क्या होता है, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। डायफ्राम नीचे की तरफ आने से क्या होता है कि पूरा काफ़ी सारा एरिया मिल जाता है अधिक से अधिक वायु ग्रहण करने के लिए। और जब उच्छ्वसन होता है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, ताकि आयतन जो है वो कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे एक दबाव लगता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 10.4। एक गहरी सांस लीजिए, किसी अमाप फीते से वक्ष का अमाप लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेकर सीने का जो है मेजरमेंट करेंगे। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का माप लीजिए। हम सांस को गहरी सांस लेंगे अंदर की तरफ, और उसके बाद सीना जो है उसका मेजरमेंट करेंगे, और सांस बाहर छोड़ने के बाद भी सीने का जो है आप नापेंगे। तो हम देखते हैं दोनों में थोड़ा अंतर मिलता है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल रूप से मॉडल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वक्ष के अमाप का मापन हो रहा है दो स्थितियों में, एक जब सांस अंदर की तरफ लेकर और दूसरा सांस बाहर की तरफ छोड़कर, दोनों अमापों में अंतर मिलता है। अब देखिए, बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। एक ऐसा नहीं है कि हम जितनी मर्जी, हमारी मर्जी के अनुसार वायु भर सकते हैं। एक लिमिट होती है जिसके अनुसार हम हमारे फेफड़ों के अंदर वायु जो है वो भर सकते हैं। गतिविधि देखिए, यहाँ पे 10.5 दे रखी है। प्लास्टिक की चौड़े मुंह की क्या करनी है, एक बोतल लेनी है, इसके पेंदे को काट कर अलग कीजिए। यहाँ पे मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हम प्लास्टिक की एक बोतल लेंगे, और प्लास्टिक की बोतल लेकर इसके ऊपर जो है एक नली लगाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। नली का हिस्सा, एक हिस्सा जो है बाहर की तरफ है और दूसरा हिस्सा अंदर की तरफ है। और नली को जो इस तरह से वी शेप के अंदर दो अलग अलग नलियों में बांटेंगे, और ध्यान रखें इनके अंदर वायु कहीं बाहर या अंदर की तरफ ना आ सके, लीकेज नहीं हो। और इनकी दोनों सिरों पर हम क्या करेंगे, दो गुब्बारे लगा देंगे। और इसके जो नीचे कटा हुआ हिस्सा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, बॉटल को हम क्या करेंगे, आधा काट लेंगे, और इसके नीचे रबड़ की शीट, और रबड़ की शीट नहीं मिल रही तो हम बैलून जो है वो इस पर लगा के टाइटली इसको बांध देंगे। या इस तरह का बैलून होना चाहिए कि उसके अंदर हवा ना तो अंदर जा सके ना बाहर आ सके। इसके बाद जैसे ही हम इस रबड़ की शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये जो दोनों गुब्बारे लगे हुए हैं नलियों पे, ये फूल जाते हैं।
यहाँ पे जो दोनों गुब्बारे हैं ये हमारे फेफड़ों को दर्शा रहे हैं और रबड़ की जो सीट है ये डायफ्राम को दर्शा रही है। रबड़ की सीट को जब नीचे की तरफ खींचते हैं तो दोनों गुब्बारे फूलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है और नीचे की तरफ होने से काफ़ी सारा आयतन प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है गैस के लिए, जिससे जो हमारे फेफड़े हैं वो फूलते हैं। इसके बाद जैसे ही हम इस रबड़ की सीट को ऊपर की तरफ करते हैं दोनों गुब्बारे सिकुड़ जाते हैं। रबड़ की सीट जो है मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो डायफ्राम है उसको दर्शा रही है। इसको जैसे हम ऊपर करते हैं, यानी जब हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है तो क्षेत्रफल कम हो जाता है, यानी सीने का जो आयतन है वो कम हो जाता है। और आयतन कम होने पर इसमें जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उस पर एक बल लगता है जिससे उसको जो है शरीर से बाहर यानी नाक के द्वारा बाहर की ओर छोड़ा जाता है। तो इसको किस तरह से हमें बनाना है, इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है गतिविधि 10.5 में। प्लास्टिक की एक चौड़े मुंह की एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काट कर अलग कर दीजिए। एक बोतल लेंगे, उसका पेंदा है उसको आधे से ज़्यादा काट के हम अलग कर देंगे। वाई के आकार की कांच या प्लास्टिक की एक नली लीजिए, वाई आकार की, जैसा कि आपको दिख ही रहा है जैसे वाई शेप है ना, बिल्कुल ऐसे ही वाई आकार की प्लास्टिक की या फिर कांच की कोई भी नली ले सकते हैं। बोतल के ढक्कन में एक छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साखित सिरों पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। जो दोनों वाई वाले जो हिस्से हैं ऊपर के दोनों जो कि बोतल के अंदर हैं, उन पे 2 गुब्बारे लगाने हैं बिना फूले हुए। अब नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए, ना वायु अंदर प्रवेश कर सके ना बाहर निकल सके। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ या फिर प्लास्टिक की एक सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया था। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए। गुब्बारों को देखिए, इसके बाद गुब्बारों को जो है इनमें क्या परिवर्तन आता है। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई दिया? तो जैसा कि हमने अब पहले भी पढ़ा था कि जैसे ही हम रबड़ शीट को नीचे खींचते हैं गुब्बारे फूल जाते हैं और जैसे हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो गुब्बारे जो हैं वो सिकुड़ते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों को दर्शाते हैं। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? तो इस मॉडल, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। जो श्वसन का हमने मॉडल बनाया है इसमें गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? तो आंसर होगा फेफड़ों को। रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? रबड़ की परत प्रदर्शित करती है डायफ्राम को। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो आपको एक्टिविटी आज मैंने करवाई है, आपको और ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आप चाहें तो घर पे ये मॉडल बना सकते हैं। आज के लिए आपका जो है होमवर्क जो होगा वो वर्किंग हो जाएगा। आप ये जो मॉडल है श्वसन का, जिसमें श्वसन की क्रियाविधि फेफड़े और डायग्राम को हम दर्शा रहे हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, तो आप ये मॉडल बना के और इसकी फ़ोटो जो है मुझे सेंड करेंगे। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये मॉडल बनाना है। थैंक यू।